बात करेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में, तो जब हम क्लासिफाई करते हैं गुड्स को इस बेस पे के क्या कहते हैं कि इनकम के चेंज आने की वजह से हमारी गुड्स की डिमांड जो है वो किस तरह से क्या कहते हैं रिस्पॉन्ड करेगी। तो उसमें जी सबसे फर्स्ट कैटेगरी होती है जी नॉर्मल गुड्स की। अब नॉर्मल गुड्स ऐसी गुड्स हैं जिनकी डिमांड जो है वो इंक्रीज करती है जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज करती है, और इन गुड्स की डिमांड जो है वो डिक्रीज करती है जब कंज्यूमर की इनकम जो है वो फॉल करती है, जिसका मतलब जिसे क्या कहते हैं जो शो करता है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो नॉर्मल गुड्स की पॉजिटिव होती है, और ये इनकम और डिमांड के दरमियान जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप को शो करती है। ठीक है कि जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, ठीक है, वो अमीर होते हैं तो वो उस चीज़ की के ज़्यादा यूनिट जो है वो परचेज करने के जो है वो काबिल हो जाते हैं। लेकिन जब उनकी इनकम डिक्लाइन करती है तो वो उस गुड्स को जो है वो उस गुड की कंजम्पशन को रिड्यूस कर देते हैं। तो ऐसी गुड्स जिनकी डिमांड बढ़ती है जब इनकम बढ़ती है, और जिनकी डिमांड कम हो जाती है जब इनकम कम हो जाती है, तो ऐसी गुड्स को जो है वो नॉर्मल गुड्स कहा जाता है। ये गुड्स जो है वो इनकम के और डिमांड के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप को शो करती हैं, और इन गुड्स की जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होती है, मतलब पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब इसमें कौन-कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? अब इसमें क्लॉथिंग आ जाती है, स्मार्टफ़ोन्स आ जाते हैं, ये फूड आ जाते हैं। ठीक है? कि क्या कहते हैं कि लोग जो हैं पहले भी क्या कहते हैं क्लोथ्स खरीद रहे थे, लेकिन जब उनकी इनकम बढ़ती है तो वो ज़्यादा क्लोथ्स की डिमांड करते हैं। ठीक है, और जब उनकी इनकम कम हो जाती है तो अपनी क्लोथ्स की जो है वो परचेज जो है वो कम कर देते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो ये इसका इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोथ्स जो है वो कंज्यूमर के लिए जो है वो नॉर्मल गुड है। ठीक है, तो ये है जी ऐसी गुड्स जिनकी कंजम्पशन कंज्यूमर इनकम बढ़ती है तो बढ़ा देता है, और जिनकी कंजम्पशन कंज्यूमर की इनकम कम होती है तो वो कम कर देता है, तो उन्हें जी नॉर्मल गुड्स कहा जाता है। अब ग्राफिकली किस तरह से क्या कहते हैं नॉर्मल गुड्स बिहेव कर रही होती हैं कि क्या कहते हैं कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, अब जब हम डिमांड कर्व जो है वो ड्रॉ करते हैं तो हम कहते हैं कि प्राइस के अलावा वो सारे फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं उनकी वजह से हमारा डिमांड कर्व जो होता है वो शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो इससे क्या होता है कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो हमारा डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और जब कंज्यूमर की इनकम कम होती है तो हमारा डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो राइटवर्ड शिफ्ट जो है वो शो करती है कि कंज्यूमर जो है वो हाई क्वांटिटी को डिमांड करता है हर प्राइस लेवल पर। ठीक है, लेकिन इस केस में हमारा डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है। ठीक है, इससे डिमांड कर्व की स्लोप जो है वो चेंज नहीं होती। नॉर्मल गुड्स के केस में जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है और हमारा डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब इंफीरियर गुड्स को देखते हैं। अब इंफीरियर गुड्स जो होती हैं वो नॉर्मल गुड्स के टोटली ऑपोजिट रिलेशन शो करती हैं इनकम का और डिमांड का। अब इंफीरियर गुड ऐसी गुड होती है जिसकी डिमांड जो है वो कंज्यूमर कम कर देता है जब इनकम बढ़ती है। ठीक है, और उसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा कर देता है जब कंज्यूमर की इनकम जो है वो फॉल करती है। तो ये बेसिकली शो करता है कि डिमांड का और इनकम का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है इंफीरियर गुड्स के केस में, और बेसिकली इस केस में इनकम इलास्टिसिटी की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी जो होती है वो लेस देन ज़ीरो होती है। ठीक है, और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जैसे-जैसे कंज़्यूमर की इनकम बढ़ती है, कंज़्यूमर जो है वो वेल्थी होता जाता है। तो कंज़्यूमर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी गुड्स या अच्छे क्वालिटी के जो अल्टरनेटिव्स होते हैं, उनकी तरफ स्विच कर जाते हैं। ठीक है, कि अब वो लो क्वालिटी फूड या सेकंड हैंड क्लॉथ्स जो है वो प्रेफ़र नहीं करेंगे। अब वो हाई क्वालिटी फूड जो है वो खरीदेंगे और वो अच्छे ब्रांडेड क्लॉथ्स खरीदेंगे, तो इस तरह से जो है वो चीप फूड की और सेकंड हैंड क्लॉथ्स की वो कंजम्पशन कम कर देंगे जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ेगी। तो इस केस में क्या होगा, कंज्यूमर के लिए चीप क्वालिटी की फूड और सेकंड हैंड क्लॉथ्स जो होंगे
वो उनके लिए इंफीरियर गुड्स होंगे, क्योंकि जब उनकी इनकम बढ़ी तो उन्होंने इन चीज़ों की डिमांड जो है वो कम कर दी। तो इस केस में भी जो है वो हमारा डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप ही होगा। लेकिन क्या कहते हैं, लेकिन इंक्री जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड के केस में जो है वो हमारा डिमांड का वो होगा, कंज्यूमर का वो लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगा। और कंज्यूमर की इनकम जब कम होगी तो डिमांड कर्व जो होगा वो राइट को शिफ्ट हो जाएगा हर प्राइस लेवल पर। इसमें प्राइस लेवल का रोल नहीं होगा, इसमें हम इनकम की वजह से देख रहे होंगे, इनकम की वजह से डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आता है। कंपीरियर गुड्स के केस में कंज्यूमर अपनी डिमांड कम कर देता है जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, और अपनी डिमांड ज़्यादा कर देता है जब कंज्यूमर की इनकम कम होती है। अब हम गुड्स के एक और टाइप को देखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है। उसका नाम है जी गिफन गुड। ठीक है, अब ये गिफन गुड्स क्या होती हैं? ये इन स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स होती हैं, मतलब ये इंफीरियर गुड्स की जो है वो स्पेशल टाइप है, लेकिन ये एक बड़ा ही अनयूजुअल किस्म का बिहेवियर शो करती हैं, क्योंकि ये लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करती हैं। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं कि जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड फॉल करेगी, लेकिन गिवन गुड के केस में जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ती है। और क्या कहते हैं, इंफीरियर गुड्स की तरह जो है इनकी भी इनकम इलास्टिसिटी जो होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, इनकी इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है? नेगेटिव होती है कि जब इनकम बढ़ती है, ठीक है, तो क्या कहते हैं, इनकम इलास्टिसिटी इनकी नेगेटिव ही होती है। ठीक है, इंफीरियर गुड्स की तरह इनकम इलास्टिसिटी इनकी नेगेटिव होती है। ठीक है, लेकिन क्योंकि क्योंकि किस तरह नेगेटिव होती है, ये क्या कहते हैं कि इनकम जब बढ़ती है तो इसकी डिमांड जो है वो फॉल करती है। तो इनकम इलास्टिसिटी इंफीरियर गुड्स की तरह नेगेटिव होती है, लेकिन कौन सी चीज़ जो है वो इन्हें यूनिक बनाती है? वो ये चीज़ इन्हें यूनिक ये चीज़ बनाती है कि ये लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करते हैं कि जब इनकी प्राइस बढ़ती है, जब इनकी प्राइस बढ़ती है तो क्या कहते हैं, तो लोग जो है वो इनकी डिमांड को भी जो है वो बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हमारे लॉ ऑफ डिमांड के टोटली ऑपोजिट है। अब ये होता कब है? ये होता है जी अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। ठीक है, कि गुड जो है वो इंफीरियर होनी चाहिए। ठीक है, अब गिवन गुड्स जो होती है वो हमेशा इंफीरियर गुड्स ही होती हैं। ठीक है, तो गुड जो है वो इंफीरियर होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी गुड होनी चाहिए जो कंज्यूमर की इनकम का जो है वो लार्जर पोर्शन जो है वो कंज्यूमर अपनी इनकम का जो है वो उस पे स्पेंड कर रहा हो, और उस गुड का जो है वो कोई क्लोज अल्टरनेटिव या सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ना हो। अब इसमें जो है वो कौन सी गुड्स आ जाती हैं? अब इसमें आ जाती हैं जी स्टेपल फूड्स, ऐसी खुराक, ऐसी चीज़ें खाने पीने की जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, जैसे है जिसमें चावल आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें ब्रेड आ जाती है, जिसमें पोटैटोज आ जाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, अब जो है वो इन गुड्स की जब प्राइस बढ़ती है, इन गुड्स की जब प्राइस बढ़ती है तो कंज्यूमर की जो है वो रियल इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। कि अगर ब्रेड की प्राइस बढ़ गई है तो वो एक्सपेंसिव हो गई है, कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ गई है, तो इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव फूड्स जैसे फ्रूट या मीट हो गया, गोश्त हो गया, वो तो अब उन्हें अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। तो एट द एंड वो क्या करता है, वो ज़्यादा स्टेपल फूड जो है वो परचेज करता है। ठीक है कि अगर ब्रेड की इन प्राइस बढ़ी तो रियल इनकम फॉल कर गई, कंज्यूमर जो थी वो दूसरी एक्सपेंसिव फूड जैसे मीट और फ्रूट को अफोर्ड ना कर पाएगा, तो कंज्यूमर जो है वो मजीद ब्रेड और ज़्यादा ब्रेड ही खरीदेगा। तो इस बिहेवियर को जो है वो क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? इस बिहेवियर ये बिहेवियर कौन सी चीज़ें शो करती हैं? ये शो करती हैं जिन गिवन गुड्स शो करती हैं। ठीक है, क्योंकि क्या कहते हैं, अगर अगर हम नॉर्मली देखें तो जब चीज़ों की प्राइस बढ़ती है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहता है जी कम बाय की जाए वो चीज़ जिसकी प्राइस बढ़ गई है, और इनकम इफेक्ट कहता है जी उस कम बाय की परचेज किया जाए प्राइस के बढ़ने की वजह से। तो इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होते हैं वो सेम डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं।
ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं, गिवन गुड के केस में जो है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो स्टिल इनकरेज करता है कि प्राइस बढ़ गई है तो कंज्यूमर जो है वो स्पेसिफिक कमोडिटी को कम परचेज करे। ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं, लेकिन इस केस में इन इनकम इफेक्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। जो पुश करता है कंज्यूमर को कि वो उस स्पेसिफिक कमोडिटी को जो है वो ज्यादा परचेज करे। तो क्या कहते हैं, तो इस केस में इनकम पर डोमिनेट करता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को, जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा अनयूजुअल रिजल्ट्स आते हैं और हमारी डिमांड इंक्रीज करती है जब प्राइस बढ़ती है। तो गिवन गुड्स के केस में जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, और जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है। ठीक है। ऐसे गुड्स का जो इनकम इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है, लेकिन इनकम इफेक्ट मतलब ऐसी गुड्स की जो इनकम इलास्टिसिटी होती है वो इंफीरियर गुड्स की तरह नेगेटिव ही होती है। ठीक है। और ये गुड्स क्या करती हैं, ये लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करती है। तो हमने डिमांड को नॉर्मल गुड्स को काफ़ी डिटेल से सबसे पहले देखा, और हमने कहा कि नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनकी कंजम्पशन कंज्यूमर बढ़ा देता है, डिमांड ज़्यादा करता है जब इनकम बढ़ती है और डिमांड घटा देता है जब इनकम कम हो जाती है। तो नॉर्मल गुड्स की जो है वो टू टाइप्स होती है, एक होती है नेसेसिटीज और दूसरी होती है लग्जरीज। ठीक है। कि क्या कहते हैं कि इसकी बेस पर हम जो है वो नॉर्मल गुड्स को जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं नेसेसिटीज और लग्जरीज में, बेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ इनकम इलास्टिसिटी के इनकम इलास्टिसिटी की वैल्यूज की बेस पर। ठीक है। कि नेसेसिटीज जो है वो वाली चीजें होती हैं जिनकी डिमांड कंज्यूमर ज्यादा कर देता है जब इनकम इंक्रीज करती है। तो इन गुड की डिमांड तो इंक्रीज करती है इनकम के इंक्रीज करने की वजह से, लेकिन उस इंक्रीज का जो रेट होता है वो बहुत ज्यादा स्लो होता है, मतलब डिमांड में जो इजाफा होता है बहुत कम होता है। ठीक है। कि इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड जो होती है वो नेसेसिटीज की 0 और 1 के दरमियान जो है वो फॉल कर रही होती है। ठीक है। कि एक इनकी के इसमें इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है लेकिन बहुत कम मैग्नीट्यूड से। तो ये किन गुड्स के लिए होती हैं, ये इस तरह की ये कौन नेसेसिटीज में कौन सी आइटम्स आती हैं, इसमें एसेंशियल आइटम्स आती हैं जैसे आपकी बेसिक फूड आ गई है, इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, सिंपल बेसिक क्लोथिंग आ गई है। तो अगर इनकम सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर भी गई है तो क्या कहते हैं, तो कंज्यूमर जो है वो बहुत ज्यादा स्लाइटली जो है वो इन गुड्स की जो है वो कंजम्पशन को बढ़ाएगा। ठीक है। तो क्या कहते हैं, तो इसके इनके क्योंकि बेसिक नीड्स जो तो कंज्यूमर की ऑलरेडी पूरी हो रही हैं, बेसिक नेसेसिटीज उसकी पूरी हो रही हैं, तो इनकम अगर बढ़ भी रही है तो कंज्यूमर ऐसी गुड्स की डिमांड जो है में इजाफा बहुत कम करेगा। तो अगर हम ग्राफिकली देखें तो ग्राफिकली क्या होगा कि डिमांड कर्व जो होगा वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन राइटवर्ड शिफ्ट जो शिफ्ट होगी वो बहुत ज्यादा कम होगी। ठीक है। कि स्मॉलर लाइन स्लाइटली जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये था जी नेसेसिटीज का केस, कि वो नॉर्मल गुड्स तो होती हैं तो इनकम के बढ़ने से उनकी डिमांड भी बढ़ती है, लेकिन डिमांड में इजाफा जो है वो बहुत कम होता है। अब ऑन दी अदर हैंड आ जाती हैं जी लग्जरीज। अब लग्जरीज जो है वो ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है, कि जिनकी डिमांड जो है वो जब जिनकी डिमांड में जो इनकम के बढ़ने से जो है वो डिमांड में इनकम से ज्यादा परसेंटेज से इजाफा होता है। लग्जरी गुड्स आर नॉर्मल गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेस more than proportionately with इनकम के इनकम में जितने परसेंट से इजाफा होता है उन इन गुड्स की डिमांड में उससे भी ज्यादा परसेंटेज से इजाफा होता है, और उनकी इलास्टिसिटी जो होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। अब इनकम के बढ़ने से इनकी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब ये जो होती है कौन सी गुड्स होती है, नॉन एसेंशियल आइटम्स होती है। लग्जरी गुड्स में कार्स आ जाती हैं, ठीक है, ब्रांडेड आइटम्स आ जाती हैं, एक्सपेंसिव गैजेट्स आ जाते हैं। ये जब इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर जो है वो कंज्यूमर जो है वो सिर्फ यही चीजें जो है वो बाय नहीं करता, बल्कि ऐसी चीजों पर अपनी स्पेंडिंग भी जो है खर्चे भी जो है वो बढ़ा देता है। ठीक है। तो क्या कहते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि डिमांड कर्व इनकम के बढ़ने से डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाता है, लेकिन इस केस में शिफ्ट जो है
वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा लार्ज जो है वो शिफ्ट होती है। तो ये था जी नॉर्मल गुड्स की 2 टाइप्स होती हैं, नेसेसिटीज़ और लग्ज़रीज़। और इनके दरमियान जो है वो डिफरेंस किस तरह से इनको हम डिस्टिंग्विश किस तरह से करते हैं इनकम इलास्टिसिटी की मैग्नीट्यूड की बेस पे, ठीक है? कि नेसेसिटीज के केस में इनकम इलास्टिसिटी की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान फॉल करती है और लग्जरीज के केस में इनकम इलास्टिसिटी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है? अब हम देखेंगे क्या कहते हैं। तो जब भी हम इनकम इलास्टिसिटी को क्या कहते हैं मेजर करेंगे, इनकम इलास्टिसिटी की बात करेंगे, तो हम कंसिडर करेंगे जी क्या कहते हैं नॉर्मल गुड्स को, इनफीरियर गुड्स को, गिवन गुड्स को देख रहे होंगे। हम बात कर रहे होंगे नेसेसिटीज की और लग्जरीज की, कि जिनकी नेचर डिपेंड करती है क्या कहते हैं इनकम पर। अब हम क्या कहते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन की तरफ मूव करेंगे, जो गुड्स के जो एक क्या कहते हैं जो शो करती है डिफरेंट गुड्स के दरमियान रिलेशनशिप को, जिसको हम कैप्चर करते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी के थ्रू। तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी और जब हम मेजर करते हैं तो हम सब्सटीट्यूट्स की बात करते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं। तो सब्सटीट्यूट्स क्या होती हैं? सब्सटीट्यूट गुड्स जो हैं वो ऐसी चीजें होती हैं जिनको कंजम्पशन में जो है वो एक दूसरे के साथ रिप्लेस किया जा सकता है, कि टू गुड्स आर सब्सटीट्यूट्स इफ दे कैन रिप्लेस ईच अदर। देखिए दो गुड्स जो है वो सब्सटीट्यूट तब होंगे जब हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं, जब हम उनको एज अ अल्टरनेटिव के तौर पर यूज कर सकते हैं। सपोज करें दो गुड्स हैं ए और बी, और अगर गुड ए की प्राइस बढ़ गई है तो कंज्यूमर जो है वो गुड बी की डिमांड जो है वो ज़्यादा करेगा, क्योंकि अब कंज्यूमर जो है वो कंज्यूमर गुड बी की तरफ स्विच कर जाएगा, जिसकी वजह से गुड बी की जो है वो डिमांड बढ़ जाएगी। तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी जो होती है वो सब्सटीट्यूट्स की जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है? अब क्या कहते हैं सपोज करें कि क्या कहते हैं टी और कॉफी है, ठीक है? टी और कॉफी या क्या कहते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक के ब्रांड्स हैं जी कोक और पेप्सी। तो क्या कहते हैं तो अगर टी की प्राइस बढ़ गई है तो कंज्यूमर जो है वो कॉफी की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, और अगर कोक की प्राइस बढ़ गई है तो पेप्सी की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। कि एक चीज के प्राइस के बढ़ने की वजह से जो है वो दूसरी चीज की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, और क्या कहते हैं और उसके सब्स्टिट्यूट का जो डिमांड कब होगा वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। कि अगर टी की डिमांड बढ़ गई है तो कॉफी का डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है? और अगर कोक की प्राइस बढ़ गई है तो पेप्सी का डिमांड कर्व जो होगा वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। तो नेक्स्ट है जी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होती हैं वो टोटली ऑपोजिट होती हैं सब्सटीट्यूट्स के क्या कहते हैं कि वो ये ऐसी गुड्स होती हैं, सब्सटीट्यूट्स ऐसी गुड्स होती हैं जो एक दूसरे के अल्टरनेटिव के तौर पे यूज की जा सकती हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जिन्हें हमने इकट्ठा ही यूज करना होता है, ठीक है? The two goods are complements if they are used together। के दो गुड्स कॉम्प्लीमेंट्स तब होती है जब हम उन्हें इकट्ठा यूज कर सकते हैं, ठीक है? कि जब एक गुड की प्राइस बढ़ती है तो क्या कहते हैं तो दूसरी गुड की जो डिमांड होती है वो ऑटोमेटिकली डिक्लाइन कर जाती है, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो इन्हें जॉइंटली या इकट्ठा जो है वो कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो इसलिए क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ कॉम्प्लीमेंट जो होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है? कि इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल आ जाती है कार्स की और पेट्रोल की और मोबाइल फोन्स की और चार्जर की। तो अगर कार्स की प्राइस अगर बढ़ गई है तो ऑब्वियसली पेट्रोल की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, और अगर मोबाइल फोन की प्राइस बढ़ गई है तो चार्जर्स की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है? कि अगर कार की प्राइस बढ़ गई है तो पेट्रोल का डिमांड का जो होगा वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? जो रिफ्लेक्ट करेगा कि उसकी डिमांड में जो है वो कमी आ गई है, ठीक है? तो ये थी जी क्या कहते हैं गुड्स की डिफरेंट टाइप्स। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब हम मेजर करेंगे तो हम नॉर्मल गुड्स को, इंफीरियर गुड्स को, गिवन गुड्स को, नेसेसिटीज और लग्जरीज को कंसिडर कर रहे होंगे। और जब हम क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किनकी मेजर की जाती है
सब्स्टिट्यूट्स की मैयर की जाती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की मैयर की जाती है। और जब क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ज़ीरो होती है तो हम कहते हैं कि ये ऐसी गुड्स हैं जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, या अनरिलेटेड गुड्स की हम क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करते हैं। तो ये थी गुड्स की डिफरेंट टाइप्स जिनको हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करती है? ये मेजर करती है कि किस तरह से एक गुड की जो है वो क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है जब कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है। ठीक है, कि ये हमें बताती है कि क्या कहते हैं कि किस तरह से डिमांड रिएक्ट करती है जब लोग जो है वो अमीर हो जाते हैं या गरीब हो जाते हैं, मतलब जब उनकी इनकम बढ़ती है, जब उनकी इनकम कम होती है, तो किस तरह से गुड्स की डिमांड जो है वो रिएक्ट करती है। अब ये बेसिकली ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें हेल्प करता है कंज्यूमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में अक्रॉस डिफरेंट इनकम लेवल्स के। डिफरेंट इनकम के लेवल पर कंज्यूमर जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, और ये हमें गुड्स को जो है वो क्लासिफाई करने में भी जो है वो हेल्प करता है। गुड्स को जो है वो मीनिंगफुल कैटेगरीज में क्लासिफाई जो है वो हम इनकम की बेस पे कर रहे होते हैं कि नॉर्मल गुड्स हैं जी, इंफीरियर गुड्स हैं, ये नेसेसिटीज हैं, या ये लग्जरीज हैं। तो उसको किस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं, इन गुड्स को हम नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, नेसेसिटीज और लग्जरी की ये मीनिंगफुल कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं किसकी बेस पर? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बेस पर। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला क्या है? ये हमें कहते हैं जी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। के इनकम के चेंज आने की वजह से, इतने परसेंट इनकम में चेंज आने की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांड में कितने परसेंट चेंज आता है। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि जी इसको यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिखा हुआ है, जो कहता है जी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है, तो हमने डिवाइड किया हुआ जी चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनकम। अब यहाँ पर जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है उसको कैलकुलेट किया जाता है difference between new quantities and initial quantities, and difference between a change in income को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? difference between new income and initial income level। तो ये स्ट्रक्चर जो है बेसिकली इंश्योर करता है और इलास्टिसिटी को कैप्चर करता है। ठीक है, इलास्टिसिटी को कैप्चर करता है कि क्या कहते हैं, बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ये प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्सिवनेस को कैप्चर कर रहा होता है। इसमें हम एब्सोल्यूट चेंजेस नहीं देख रहे होते हैं, इसमें हम परसेंटेज चेंजेस देख रहे होते हैं कि इनकम में इतने परसेंट चेंज आने से क्वांटिटी डिमांड में कितने परसेंट चेंज आए। ठीक है, तो सपोज करें हम एक एग्जांपल देखते हैं कि क्या कहते हैं कि अगर हम कंज्यूमर की इनकम बढ़कर 1000 से 1200 हो गई है, ठीक है, और एज अ रिजल्ट जो है और क्वांटिटी डिमांड बढ़ के 20 यूनिट से 30 यूनिट्स की हो गई है, कि 1000 रुपये पे कंज्यूमर 20 यूनिट की क्वांटिटी डिमांड कर रहा था और 1200 पे कंज्यूमर 30 यूनिट्स की क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। तो चेंज इन क्वांटिटी कितना हो गया? 10 हो गया। बट चेंज इन कितना, इनकम कितना हुआ? 200 का हुआ। तो जब हम इस चेंज को जो है वो परसेंटेज में जो है वो कन्वर्ट करेंगे कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय क्यू एंड चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय आई, तो जब हम इन वैल्यूज को जो है वो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जी हमारे पास चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय इनिशियल इनकम जो 20 थी, तो जब हमने डिवाइड किया ये वाली टर्म कैलकुलेट की तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। और चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी, मतलब ये टर्म को कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, तो जब हमने क्या कहते हैं इन्हें डिवाइड किया तो हमारे पास इलास्टिसिटी की वैल्यू जो है वो 2.5 आ गई। तो जी ये है जी क्या कहते हैं हमारा क्वांटिटी में चेंज, और ये है जी हमारा इनकम में आने वाला परसेंटेज चेंज। तो जब हम क्वांटिटी के परसेंटेज चेंज को, क्वांटिटी डिमांडेड के परसेंटेज चेंज को इनकम के परसेंटेज चेंज से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इनकम इलास्टिसिटी की वैल्यू
तो इनकम इलास्टिसिटी की वैल्यू आई है जी हमारे पास 2.5। अब ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है, जो इंडिकेट कर रही है कि हमारी जो गुड है वो लग्जरी गुड है। इसका मतलब ये है कि क्या कहते हैं कि इनकम के इंक्रीज, इनकम की वजह से, इनकम बढ़ने से जो डिमांड, गुड की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन डिमांड में जो इजाफा है वो इनकम में इजाफे से ज़्यादा है कि परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम, के क्वांटिटी डिमांड में जो परसेंटेज इंक्रीज है, इजाफा है, वो इनकम में होने वाले इजाफे से काफी ज्यादा है। ठीक है, तो ये थी जी इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड का कॉन्सेप्ट। अब जब इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड पॉजिटिव होती है, ठीक है, तो उसकी इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड की जो वैल्यू जब पॉजिटिव होती है तो गुड्स को जो है वो क्लासिफाई किया जाता है जी एज अ नॉर्मल गुड। कि नॉर्मल गुड्स की इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो पॉजिटिव होती है, जिसका मतलब ये है कि क्या कहते हैं, इनकम और क्वांटिटी डिमांड जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं कि जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, और जब इनकम कम होती है तो डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, इस केस में इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड जो है वो पॉजिटिव होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, और इनकम और डिमांड जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल गुड्स की इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड पॉजिटिव तो होती है, लेकिन क्या कहते हैं, इसको फर्दर जो है वो 2 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया जाता है। कि किस बेस पर डिवाइड किया जाता है, कि क्या कहते हैं कि इनकम में आने वाले चेंजेस जो हैं वो, इनका क्वांटिटी डिमांड जो है वो कितनी स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करती है इनकम में आने वाले चेंजेस को। ठीक है, कि अगर तो उस बेस पे हम गुड्स को डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहली आ जाती है जी नेसेसिटीज और दूसरी आ जाती है जी लग्जरीज। तो नेसेसिटीज के केस में क्या होता है कि नेसेसिटीज के केस में जो है वो इनकम जो है वो, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो फॉल करती है, लाई करती है 0 और 1 के दरमियान। ठीक है, कि इस केस में हमारी डिमांड जो है वो बढ़ती तो है इनकम के बढ़ने से, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो रेट के साथ। कि अगर इनकम बढ़ गई है जी, क्या कहते हैं, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है 50,000 से 60,000 हो गई है, लेकिन क्वांटिटी जो है वो सिर्फ 10 से 11 हुई है। ठीक है, कि क्वांटिटी में, डिमांड में चेंज जो है वो 10% का है, लेकिन इनकम में जो चेंज है वो 20% का है। इसका मतलब यह है कि नेसेसिटीज के केस में चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन चेंज इन इनकम, कि इनकम में जितने परसेंट से इजाफा होगा क्वांटिटी डिमांड में उतने परसेंट से इजाफा नहीं होगा। तो इस केस में हमारी इलास्टिसिटी की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के दरमियान फॉल करेगी, और यहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी की वैल्यू जो है वो 0.5 है, जो शो कर रही है कि हमारी गुड जो है वो बेसिकली नेसेसिटी है, जिसमें फूड आ जाती है, बेसिक फूड आ जाती है, क्लोथिंग आ जाता है। क्योंकि कंज्यूमर जो है वो जब इन बेसिक नेसेसिटीज को कंज्यूम कर रहा होता है, तो वो इनकम के बढ़ने से पहले भी एक असेंशियल लेवल पर जो है उन गुड्स की कंजम्पशन कर रहा होता है। तो जब इनकम बढ़ती है तो उन गुड्स की कंजम्पशन जो है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज नहीं होती, बढ़ती ज़रूर है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं होता। ठीक है, तो नेसेसिटीज की इनकम इलास्टिसिटी जो होती है वो 0 और 1 के दरमियान फॉल करती है। तो सेकंड है जी, सेकंड नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी में आ जाती हैं जी लग्जरीज। अब लग्जरीज की जो इनकम इलास्टिसिटी होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो डिमांड जो होती है, डिमांड में जो इजाफा होता है वो इनकम से ज़्यादा होता है। मतलब इनकम जितनी परसेंटेज से बढ़ती है तो डिमांड उससे ज़्यादा परसेंटेज से बढ़ रही होती है, जो इंडिकेट कर रही होती है हाई लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस को। अगर इनकम बढ़ गई है जी, क्या कहते हैं, 20% से, तो क्वांटिटी डिमांड जो होगी वो डबल हो जाएगी। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड जो होगी वो उससे भी ज़्यादा परसेंटेज से बढ़ रही होगी। ठीक है, सपोज करें जी कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है जी 50,000 से 60,000 हो गई है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड जो है वो 2 से 4 हो गई है। मतलब इनकम से सिर्फ 20% से बढ़ी है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड जो है वो 100% चेंज हो गई है। तो इस केस में जी हमारी इलास्टिसिटी की वैल्यू आई है जी 5, जो शो करती है, क्या कहते हैं, कि हमारी गुड जो है वो
लग्जरी गुड है। अब लग्जरी गुड्स में कार्स आ जाती हैं, ब्रांडेड क्लोथ्स आ जाते हैं, ठीक है, कि जैसे ही लोग जो है वो अमीर होते हैं तो वो सिग्निफिकेंटली जो है वो नॉन एसेंशियल आइटम्स पर, हाई क्वालिटी गुड्स पर जो है वो अपनी कंजम्पशन को, अपनी स्पेंडिंग को जो है वो बढ़ा देते हैं। तो लग्जरीज के केस में हमारी इलास्टिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, और क्या कहते हैं इस केस में जो है वो क्वांटिटी डिमांड में इजाफा जो है वो इनकम में इजाफे से ज़्यादा होता है। एक क्वांटिटी डिमांड जो है वो हाईली रिस्पॉन्सिव होती है, ठीक है। अब नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इंफीरियर गुड्स जो होती हैं उनकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है, कि जिन गुड्स की इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव होती है उनको जी क्लासिफाई किया जाता है एज अ इंफीरियर गुड, ठीक है। कि इस केस में हमारी डिमांड जो होती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है इनकम के बढ़ती है, तो इन गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, और इनकम कम होती है तो इन गुड्स की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कहते हैं, इस ये तब होता है जब कंज्यूमर जो होता है, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो ज़्यादा बेहतर ऑल्टरनेटिव्स की तरफ, ज़्यादा हाई क्वालिटी गुड्स की तरफ जो है वो स्विच कर देता है, तो उन चीज़ों की कंजम्पशन लो क्वालिटी या सब स्टैंडर्ड गुड्स की कंजम्पशन जो है वो कम कर देता है। कि क्या कहते हैं कि अगर लोग जो है वो लो क्वालिटी जो है वो सेकंड हैंड क्लॉथ्स यूज़ कर रहे थे या लो क्वालिटी फूड यूज़ कर रहे थे, तो अगर उन लोगों की इनकम जब बढ़ेगी तो वो ब्रांडेड क्लॉथ्स की तरफ स्विच कर जाएंगे और हाई क्वालिटी फूड को जो है वो प्रेफर करेंगे जब उनकी इनकम जो है वो बढ़ जाएगी, और वो ये गुड्स लो क्वालिटी फूड या चीपर सब्सटीट्यूट तभी प्रेफर कर रहे होंगे जब उनकी परचेजिंग पावर या इनकम जो है वो कम होगी। तो इंफीरियर गुड्स की इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो नेगेटिव होती है। अब गिवन गुड्स वो वाली गुड्स होती हैं, ये स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स होती हैं, ठीक है। अब इनकी भी जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो नेगेटिव ही होती है, ठीक है। इनकी भी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव ही होती है कि जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, और जब इनकम कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन इन गुड्स की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। इन गुड्स की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव। तो ये था जी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम मूव करेंगे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरफ। एक क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जी मेजर करती है कि क्या कहते हैं कि एक गुड की क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो किस तरह चेंज होती है जब दूसरी गुड की जो है वो प्राइस के चेंज होने की वजह से। कि दो गुड्स होती हैं, जब एक गुड की प्राइस चेंज होती है तो दूसरी गुड की प्राइस क्वांटिटी डिमांड जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, तो ये मेजर करते हैं हम क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के थ्रू। इसका फार्मूला है जी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई। अब बेसिकली ये क्या कैप्चर करती है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये टू डिफरेंट गुड्स के दरमियान रिलेशनशिप को कैप्चर करती है, और ये हेल्प करती है हमें अंडरस्टैंड करने में कि जो गुड हम कंसिडर कर रहे हैं, जिस गुड को हम देख रहे हैं, क्या वो सब्सटीट्यूट्स हैं, क्या वो कॉम्प्लीमेंट्स हैं, या क्या वो कम्प्लीटली अनरिलेटेड गुड्स हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ये कंज्यूमर की चॉइसेस को एनालाइज करने में, मार्केट कंपटीशन को एनालाइज करने में, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को एनालाइज करने में, क्योंकि बेसिकली ये शो करता है कि क्या करता है कि किस तरह से एक प्रोडक्ट की प्राइस में आने वाला चेंज जो है वो दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड को जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का फार्मूला क्या होता है कि जी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई। अब ये स्ट्रक्चर जो है वो एम्फोसाइज करता है कि प्रोपोर्शनल चेंजेस को, तो इसमें भी हम परसेंटेज चेंजेस को कंसिडर कर रहे हैं, इसमें हम एब्सोल्यूट चेंजेस को कंसिडर नहीं करते, जो हमें क्या कहते हैं डिफरेंट गुड्स के दरमियान और डिफरेंट प्राइस लेवल के दरमियान जो है वो रिस्पॉन्सिवनेस को जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, किस तरह से किस लेवल के चेंजेस आ रहे हैं, इसको कंपेयर करने में हमें हेल्प करता है।
कि सपोज करें अगर जी टी की प्राइस बढ़ गई है जी 10% से, ठीक है, और एज अ रिजल्ट जी कॉफी की जो डिमांड है वो सिर्फ 5% बढ़ी है। तो जब क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी को जी कैलकुलेट किस तरह से किया जाएगा, परसेंटेज चेंज इन दी क्वांटिटी ऑफ कॉफी, ठीक है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ टी, ठीक है। तो जब क्या कहते हैं हम इस परसेंटेज चेंज को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई जी, इलास्टिसिटी की वैल्यू आ गई जी 0.5। तो ये पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट कर रही है कि क्या कहते हैं कि दोनों गुड्स जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। अब क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू जब पॉजिटिव होती है तो गुड्स को जो है वो एज क्लासिफाई किया जाता है एज अ सब्सटीट्यूट, कि जिस जब क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वो गुड्स क्या होगी, वो गुड्स सब्सटीट्यूट होगी। इसका मतलब ये है कि वो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकती हैं कंजम्पशन में, उन्हें एज अ अल्टरनेटिव के तौर पर यूज किया जा सकते हैं। कि जब एक गुड की प्राइस बढ़ेगी तो कंज्यूमर दूसरे प्रोडक्ट की तरफ स्विच कर जाएगा और उस गुड की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। या अगर वाई की प्राइस बढ़ गई है तो कंज्यूमर एक्स की डिमांड जो है वो ज़्यादा कर देगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी वो शो करेगा एक गुड्स के दरमियान सब्सटीट्यूटेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। कि अगर सपोज करेंगे जी कि टी की प्राइस जो इंक्रीज हो गई है जी 10 से 12, ठीक है, टी की प्राइस इंक्रीज हो गई है 10 रुपए से 12 रुपए, ठीक है, जो शो करता है कि जी परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस कितना है, 20% का। लेकिन कॉफी की डिमांड बढ़ गई है जी 20 थी पहले तो वो फिर 28 हो गई, जो शो करता है कि जी कॉफी की डिमांड में जी 40% का चेंज आया, ठीक है, और टी की प्राइस में 20% का चेंज आया। तो जब क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर किया गया तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू है जी 2। तो हाई पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट कर रही है कि टी और कॉफ़ी जो है वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट है और कंज्यूमर जो है वो इन दोनों को स्विच कर सकते हैं जब इनकी रिलेटिव प्राइसेस जो है वो चेंज होती है, ठीक है। अब जब क्रॉस इलास्टिसिटी जब नेगेटिव होती है तो गुड्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्स होती हैं, मतलब गुड्स को एक दूसरे के साथ जो है वो इकट्ठा यूज किया जाता है। कि जब एक गुड की प्राइस बढ़ती है तो दूसरी गुड की डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाती है, क्योंकि एक गुड की कंजम्पशन जो है वो दूसरे पर डिपेंडेंट होती है। कि हम एग्जांपल लेंगे कार्स की और पेट्रोल की, ठीक है। अब जब पेट्रोल की प्राइस हो गई जी 10 से 12 रुपए, ठीक है, तो ये शो कर रहा है जी 20% इंक्रीज को। लेकिन कार्स की जो डिमांड है वो जी कम हो गई 20 से 16, मतलब कार्स में की डिमांड में जो है वो 20% कमी आ गई। लेकिन क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है। अब नेगेटिव वैल्यू जो है वो कंफर्म करती है कि जी गुड्स जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ठीक है। और मैग्नीट्यूड जो है वो ये हमें बताता है कि दोनों गुड्स की डिमांड जो है वो कितना स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी की वैल्यू जब नेगेटिव होती है तो ये कहा जाता है कि ये गुड्स ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ठीक है, लेस देन 0 होती है। और इलास्टिसिटी की वैल्यू बताती है कि ये कितनी स्ट्रांगली इनकी डिमांड जो है वो एक दूसरे से रिलेट करती है। अब जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी, अब जिन गुड्स की अब जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी उन गुड्स की होती है कि जब गुड्स एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं करती, अनरिलेटेड गुड्स होती हैं, उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता कि एक गुड की प्राइस में चेंज का दूसरे गुड की डिमांड पे किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, ठीक है। कि एग्जांपल ले लेते हैं जी शूज़ की और शुगर की, ठीक है। कि क्या कहते हैं कि अगर जी शुगर की प्राइस जी बढ़कर हो गई है जी 10 से 12 रुपए, ठीक है, लेकिन शूज़ की डिमांड पहले भी 20 थी और 12 रुपए की प्राइस पर भी 20 थे, तो शुगर की प्राइस में चेंज आया जी 20% का, लेकिन शूज़ की डिमांड में
चेंज आया जी 0% का, तो हमारे पास इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या हो गई, आई 0 आ गई। इसका मतलब ये है कि क्या कहते हैं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 0 है, तो जिसकी वजह से क्रॉस इलास्टिसिटी की वैल्यू 0 है, जो इंडिकेट कर रहा है कि दोनों गुड्स जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, बोथ गुड्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर डिमांड, के दोनों गुड्स एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं करती, वो अनरिलेटेड है। ठीक है, तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो बेसिकली एक बड़ी क्लियर और बड़ी क्वांटिटेटिव वे जो है वो प्रोवाइड करता है गुड्स के दरमियान रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने में। जब गुड्स की वैल्यू पॉजिटिव है, क्रॉस इलास्टिसिटी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो वो शो करता है कि गुड्स सब्सटीट्यूट्स हैं। जब नेगेटिव है तो वो इंडिकेट करता है कि गुड्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्स हैं, और जीरो वैल्यू इंडिकेट करती है कि गुड्स अनरिलेटेड हैं, इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, और इलास्टिसिटी का मैग्नीट्यूड हमें बताता है कि रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ जो है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये हेल्प करता है इकोनॉमिस्ट को और बिजनेसेस को अंडरस्टैंड करने में कि किस तरह से मार्केट फंक्शन करती हैं, और किस तरह से जो है वो प्राइस में आने वाले चेंजेस के नतीजे में जो है वो कंज्यूमर्स किस तरह से अपनी चॉइसेस को एडजस्ट करते हैं। तो ये थी जी क्या कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी और डिमांड की डिटेल डिस्कशन। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।